नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। हम अपने करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के तहत आज हम अपना जनवरी 2023 का करंट अफेयर को पूरा करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देखो, इसके लिए आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट वन और आपका पार्ट। अब देखो, जिन क्वेश्चनों की आने की अधिकतर संभावना होती है जैसे 2022 में, क्योंकि पिछले एक साल का पूरा करंट अफेयर पढ़ना होता है हमें यूपीपीएससी के लिए। तो एक साल के करंट अफेयर के लिए जो 2022 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनकी आने की संभावना पूरी है, उन क्वेश्चनों को मैंने अपने को ऑलरेडी अपलोड करा दिया है और उसके लिए मैंने आपको 9 लेक्चर दिए थे। और 9 लेक्चरों में लगभग आपके 285 क्वेश्चन मैंने वहां पर आपको सॉल्व कराए। तो यदि आपने वो नहीं देखे तो उनको भी देखना। और वो यहाँ से आगे, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने का करंट अफेयर आपको अच्छे से करना है यहाँ पर। पीछे ये जो आपने 285 सवाल करे हैं, यहाँ से तो मान लेना कि 25 से 30% सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपका जनवरी से अप्रैल तक का माह होगा उसमें आपको ज्यादातर सवाल यहीं से बनेंगे। आप ये मान लो कि आपके लगभग 60 से 65% सवाल इन 4 महीने से ही बनेंगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसी वजह से हम इन्हें थोड़ा सा, इनकी क्वालिटी को भी ध्यान में रखते हुए और इन्हें अच्छे से पढ़ने का यहाँ पर प्रयास भी करेंगे। तो देखो, ये जो आपका वीडियो होगा ये यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और इसके साथ साथ जो आपका बीओ लगा हुआ है, बीओ के साथ साथ जीआईसी, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये आपका यूजफुल होने वाला है। तो अब देखो, इसका स्रोत क्या होगा। स्रोत आप देखते हैं कि जो हमारा संसद टीवी होता है वो पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इसके स्रोत होंगे। तो शुरुआत करेंगे हम जनवरी से, और इसके लिए भी दो पार्ट होंगे। देखो, लगभग 90 सवाल बनेंगे इसमें भी। तो जो 90 सवाल बनने हैं तो 40 मैं इसमें करा दूंगा और बाकी जो बचेंगे वो अगले पार्ट में आपके हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखना आप लोग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ होगा, आयोजित कहाँ होगा। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम का जो संस्करण, 5वां संस्करण जो होगा वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। मेन पॉइंट तो इसका यही है कि खेलो पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा, तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के भी 8 शहरों में आयोजित होगा। ये कौन कौन से, जैसे आप देखते हैं भोपाल, इंदौर, उज्जैन। और इसमें कितनी स्पर्धाएं होंगी, इसमें 27 खेल स्पर्धाएं होंगी। और ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो आपको इसमें जो पहली बार है वाटर स्पोर्ट को भी शामिल किया जाएगा। ये इसका इंपॉर्टेंट होगा, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। जब भी कोई किसी भी खेल में नया इवेंट होता है तो वहां से अक्सर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम की जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी, और पहले खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए थे वो नई दिल्ली में हुए थे। किस नाम से, खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्कूल के नाम से हुई थी, लेकिन इसका 2019 में नाम परिवर्तित कर दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ही कर दिया, अर्थात स्कूल हटा दिया यहाँ से और खेलो इंडिया यूथ गेम्स ही इसमें कर दिया गया। तो देखो, पहला संस्करण कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। उसके बाद में देखेंगे तो दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, महाराष्ट्र में। और तीसरा संस्करण हुआ था असम में, और चौथा संस्करण आयोजित हुआ था हरियाणा में। और अब जो वर्तमान में होगा जो आपका 5वां संस्करण होगा वो आपका मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। तो पांचों के पांचों याद रखने हैं आपको। पहला दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, और फिर लास्ट जो होगा अर्थात लेटेस्ट जो होगा वो आपका मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। नेक्स्ट, संतोष कुमार यादव कौन है, पर्सनैलिटी कौन है। देखो, संतोष कुमार यादव को हाल ही में एनएचएआई, एनएचएआई का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। अब एनएचएआई की स्थापना क्या हुई थी, देखो एनएचएआई की स्थापना हुई थी 1988 में, और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। तो देखो, एनएचएआई का काम क्या है। एनएचएआई का काम है जो भारत में हाईवे बनते हैं उनको बनाने का काम, उनके रख रखाव का काम, उनके निर्माण का कार्य जो दायित्व सौंपा जाता है वो एनएचएआई संस्था को ही सौंपा जाता है। जैसे एक और नाम सुना होगा आपने, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात बीआरओ का कार्य है कि जो भी बॉर्डर के तहत, बॉर्डर के आसपास सड़कें बनेंगी वो बीआरओ का काम होता है। तो इसी प्रकार से आपका एनएचएआई का काम क्या है, जो भी हाईवे वगैरह बनते हैं सब कुछ किसी की देखरेख में बनते हैं, वो एनएचएआई की ही देखरेख में बनते हैं। और इसी के ही अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट, अनुष्का शर्मा। अब देखो, जो प्यूमा इंडिया है, एक कंपनी है प्यूमा इंडिया, ब्रांड है ये।
इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया है। पर इतना ही ध्यान रखना है कि प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया है या चुना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक टेबल लीग रिपोर्ट क्या कहती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक टेबल लीग रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट ने कहा है कि भारत 2037 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अर्थात ये कह लो कि चाइना और यूएसए के बाद में जो नंबर आएगा वो भारत का ही आने वाला है। तो अभी वर्तमान में भारत जो है वो विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो पांचवी। अभी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, अभी हमने यूके को पीछे हटाया था, यूके को पछाड़कर हम पांचवें स्थान पर आ चुके हैं। अब नंबर किसका है, नंबर लगेगा, दो देश हैं इसमें, जर्मनी और जापान। दो देश ऐसे, और उसके बाद में हमारा नंबर जो आएगा वो तीसरा आएगा, कब, वो भी 2037 तक। 2037 तक 191 देशों के लिए पूर्वानुमान जारी करती है। अर्थात ये कहने का मतलब ये है कि ये जो संस्था है कितने देशों से का अनुमान जारी करती है, तो 191 देशों का अनुमान जारी करती है। प्रज्वला चैलेंज अभियान, तो प्रज्वला चैलेंज अभियान का संबंध किससे हो सकता है, देखो प्रज्वला चैलेंज अभियान का जो संबंध है वो ग्रामीण क्षेत्र से। तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख थे शैलेश सिंह, के द्वारा प्रज्वला चैलेंज अभियान लॉन्च किया गया, और इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ, तो दिल्ली से किया गया। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना। अर्थात ये ध्यान रखना है कि उद्देश्य इसका क्या रहेगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, देखो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो दो संस्थाओं को मिलाने से हुई है। जैसे एक तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसकी शुरुआत 2013 को हुई थी। और इन दोनों के तहत ही इसकी इसका गठन किया गया है। तो ये याद रखना है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई, कभी कभी मैचिंग के लिए आ जाता है, तो ध्यान रखना है इनको भी। और ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2018 में। और प्रज्वला चैलेंज अभियान का अभियान जो शुरू हुआ है वो कब हुआ है, 2023 में। किसके सहयोग से, इन दोनों के सहयोग से ही, अर्थात दीनदयाल अंत्योदय योजना और आजीविका ग्रामीण आजीविका मिशन के दोनों के सहयोग से ही प्रज्वला चैलेंज अभियान शुरू किया गया है। महाराष्ट्र, अभी देखो महाराष्ट्र ने क्या करा है, महाराष्ट्र ने अभी अभी विधेयक पारित करा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं और जो मंत्री परिषद होते हैं उनको भी लोकपाल के दायरे में लाया जाएगा, और ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। और इस विधेयक के प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी है। बस इतना काम करना है कि यदि आपको मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है या किसी केस में संलिप्त मुख्यमंत्री पाया जाता है, तो केवल और केवल विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी, और उसके बाद में लोकायुक्त के द्वारा उसको उसके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं या उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना है जो लोकपाल जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भी लोकपाल के दायरे में उसने लाकर रख दिया है। अभी तक भारत के किसी भी राज्य में ये ऐसा प्रावधान नहीं था, इसलिए महाराष्ट्र पहले नंबर पर आया है इसमें। देश का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज बनेगा, देखो दूसरा है तो इसका मतलब पहला भी होगा, तो देश का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज जो बनेगा वो गोवा में बनेगा। कहाँ, जुआरी नदी पर। जुआरी नदी पर जुआरी ब्रिज ही बनेगा, और कितने लेन का होगा, 8 लेन का होगा ये। गोवा में इसको स्थापित किया गया है। तो देश का दूसरा, ये तो दूसरा हो गया, तो पहला कौन सा है, देखो देश का सबसे पहला केबल ब्रिज जो होगा वो गुजरात के भरूच में बनेगा, अर्थात बना है, वो भी कहाँ, नर्मदा नदी पर। इसका उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य राजमार्ग मंत्री जो है हमारे नितिन गडकरी साहब, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है गोवा में, दूसरे केबल ब्रिज का। नेक्स्ट है बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन, अर्थात बंगाल की या ये कह लो पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन जो चली है वो कहाँ से कहाँ तक चली है, देखो हाल ही में पीएम मोदी ने बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ जो किया है वो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक के बीच में चलाई जाएगी। तो पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जाएगी। और इसका उद्घाटन जो किया है पीएम मोदी द्वारा वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। इसके साथ साथ मोदी जी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में भी भाग लिया। ये भी आपकी कौन जो हुई थी, ऑनलाइन ही हुई थी। और लक्ष्य क्या है वंदे भारत ट्रेनों का, देखो 2022 से 23 के बीच में 400 नई वंदे भारत ट्रेन बनेगी। नेक्स्ट, सुखोई 30 क्या है, सुखोई 30 एक लड़ाकू विमान है। अभी अभी देखो क्यों चर्चा में है,
देखो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से 400 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस, तो देखो ब्रह्मोस जो है दो देशों का संयुक्त उपकरण है, अर्थात इंडिया का ब्रह्मोस अर्थात ब्रह्मपुत्र, और मोस मतलब मास्को। इसका मतलब क्या है? देखो इसे हमने जो तैयार किया है ब्रह्मोस को, वो रसिया की सहायता से किया है, अर्थात भारत और रूस का संयुक्त या ये कह लो जॉइंट एडवेंचर है। अर्थात ये आपका जो ब्रह्मोस बनाई गई है वो भारत और रूस दोनों के सहयोग से बनाई गई है। तो ब्रह्मोस को से इसी ब्रह्मोस को 400 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली जो है ब्रह्मोस है, उनको सुखोई MKI 30 लड़ाकू विमान से उसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में यहाँ पर किया गया है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। अब जो इसकी गति होती है, देखो इसकी गति कितनी है, तो इसकी गति जो है 2.8 मैक है। अर्थात 2.8 मैक का मतलब ये है कि ये ध्वनि की गति से भी, जो ध्वनि चलती है ध्वनि की गति भी से भी कितनी 3 गुना ज्यादा होगी। 3.8 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ये ध्वनि की चाल होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे। तो विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल भी है ये, अर्थात कहने का मतलब ये है कि सबसे तेज क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। सुखोई MKI रूस के सुखोई और भारत के एरोनॉटिक्स अर्थात हॉल बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से निर्मित दूरी का फाइटर जेट है। एक बार में 3,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, अर्थात कौन? सुखोई MKI। और इसके साथ साथ इसे हवा में भी ईंधन भरा जा सकता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? देखो डीआरडीओ की भी स्थापना देख सकते हैं हम, क्योंकि देखो डिफेंस से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं भारत में वो कौन करता है? वो सब के सब डीआरडीओ ही करता है। डीआरडीओ का मतलब डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 1958 को हुई, और मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और हॉल की स्थापना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी वो आपके 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। और किसने की थी? वालचंद हीराचंद ने इसकी स्थापना बेंगलोर में की थी। तो हॉल की स्थापना भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, लूला डी सिल्वा। तो लूला डी सिल्वा कौन है? देखो नाम बड़ा अजीब सा, लेकिन याद रखेंगे। लूला डी सिल्वा जो है वो ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसी वजह से इंपॉर्टेंट में, तो अक्सर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अक्सर वो पूछ लेता है जो भी न्यूज में होते हैं। तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? लूला डी सिल्वा। ब्राजील कहाँ का देश है? तो ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और अब देखो इन्हें जो लूला डी सिल्वा है इन्हें वोट कितना मिला है? तो 50.8% वोट मिले हैं। अब आप खुद सोचो, केवल और केवल 0.8% ही वोट अधिक मिले हैं इनको। और जो इनके प्रतिद्वंदी थे जेएल बोल्सोनारो, इनको 49.2% वोट मिले हैं। और राजधानी क्या है? देखो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, और मुद्रा है ब्राजीलियन रियाल। आरटीआई, देखो आरटीआई की रिपोर्ट जारी हुई है आरटीआई से संबंधित। और इसी में देखें, देखो आरटीआई होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। अब देखो यदि आपको किसी भी व्यक्ति की जानकारी लेनी है तो आप आरटीआई के तहत वहां पर जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस आरटीआई की जवाबदेही में सबसे जो खराब प्रदर्शन करा है वो तमिलनाडु ने करा है। और तमिलनाडु ने करा है, अर्थात इसका 29वां स्थान आया है। तो मतलब भारत के सभी राज्यों को यदि हम देख लें एक साथ, तो तमिलनाडु का स्थान जो है वो 29वां देखने को मिलता है आपको यहाँ पर। इसका मतलब आरटीआई के में जवाबदेही में तमिलनाडु ने सबसे खराब प्रदर्शन करा है। और यह केवल 14% जानकारी देने में ही सक्षम रहा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जितनी भी आरटीआई की रिपोर्ट डाली गई वहां पर मान लो 100% डली, तो उसमें से ये मान लो कि यदि 100 रिपोर्ट आई हैं तो 100 में से केवल और केवल 14 रिपोर्ट ही की ही जवाबदेही हो पाई है तमिलनाडु के द्वारा। इसी वजह से इसका जो प्रदर्शन रहा वो सबसे खराब प्रदर्शन रहा। और तमिलनाडु के बाद जो नंबर आया वो महाराष्ट्र भी केवल 23% जानकारी देने में ही सक्षम रहा। यह रिपोर्ट देखो, जो जवाबदेही वाली आरटीआई की जवाबदेही वाली रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस प्रदर्शन के अनुसार देखो बिहार ने सर्वाधिक बदलाव किया है। देखो प्रॉपर नहीं है बिहार, लेकिन बिहार ने सर्वाधिक बदलाव किया है, और अपने बदलाव के इसी क्रम में बिहार ने 67% जानकारी दी है। और आरटीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरटीआई की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। स्वदेश दर्शन योजना, देखो क्या है, कैसे काम करती है स्वदेश दर्शन योजना? स्वदेश दर्शन का मतलब ये है कि देखो अपने ही देश के दर्शनों को देखना है, तो उसी के तहत इसकी शुरुआत की गई है। देखो शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन स्वदेश दर्शन
2.0 योजना जो शुरुआत हुई है वो जनवरी 2023 में एक बार फिर से इसे आगे बढ़ाया गया है। और 2.0 ये पूछ ले कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो जनवरी 2023 में। अब इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे प्रसिद्ध स्मारक होते हैं, प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, इसी स्वदेश दर्शन योजना के तहत जोड़े जाते हैं और उन्हीं को जनता के बीच जागरूकता फैलाई जाती है उनको लेकर, ताकि जनता उनको देखे और वहां पर घूमने के लिए भी जाए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो उत्तर प्रदेश में देखो कौन कौन लिए गए। उत्तर प्रदेश में झांसी और प्रयागराज, मध्य प्रदेश में ग्वालियर और चित्रकूट, और उसके साथ साथ खजुराहो। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा को जोड़ा गया है। और इसके तहत स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 सर्किटों की पहचान की गई है। कौन कौन से, जैसे बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट और जनजातीय सर्किट और तथा वन्यजीव सर्किट। तो ये 15 सर्किट आपको थोड़ा सा अंदाजा रखना है, याद नहीं रखने के बाद इतना हो जाएगा कि हाँ अंदाजा रखेंगे तो आपको एग्जाम में यदि आ जाता है सवाल तो वहां पर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। केंद्र सरकार की 100% वित्त पोषित योजना है ये। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है वो यहाँ पर जो पैसा दिया जाएगा या धन का वितरण जो किया जाएगा, इसको लागू कराने के लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी वो सब के सब कौन देगा, केंद्र सरकार ही देगी। उद्देश्य क्या है देखो, पर्यटन को आर्थिक पर्यटन का आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित करना है इसे। कैसे, नियोजित और प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन क्षमता वाले सर्किट विकसित करना है। पहचान किए गए क्षेत्र में आजीविका उत्पन्न करने के लिए देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्यों को बढ़ावा देना है। सर्किट या गंतव्यों में विश्व स्तरीय स्थायी बुनियादी ढांचे को विकसित कर पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र बनाना है। अर्थात अर्थात पर्यटकों को के आकर्षण को बढ़ाना है वहां पर। समुदाय आधारित विकास, गरीब समर्थक दृष्टिकोण का पालन करना है। आय के बढ़ते स्रोत, बेहतर जीवन, क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदायों के पर्यटन के संदर्भ में जागरूकता को बढ़ाना है। उपलब्ध बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय संस्कृति, देश भर में प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट स्थलों के संदर्भ में विषय आधारित सर्किट की विकास की संभावनाएं एवं लाभ को पूरा कर उपयोग करना है। आगंतुक आगंतुक मतलब आने वाले अनुभव संतुष्टि को बढ़ाने के लिए पर्यटक सुविधाओं का विकास करना है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब देखो इसी के तहत रामप्पा और रुद्रेश्वर मंदिर को प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। अब देखो पर्यटन से संबंधित आपकी प्रसाद योजना भी है, ये भी ध्यान रखना है। और पर्यटन के लिए अन्य पहल कौन कौन सी हुई, जैसे मैसूर और हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया। यह स्थल कहाँ है, कर्नाटक में। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा भी दिया गया है। प्रसाद योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रसाद योजना की शुरुआत हुई थी 2014-15 में। और हृदय योजना को भी इसी में शामिल कर दिया गया था बाद में। देखो अपना देश पहल भी है। तो देश के भीतर नागरिकों को यात्रा हेतु प्रोत्साहन करने, घरेलू पर्यटन सुविधाओं तथा बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत बनाने के लिए इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। कौन सी, देखो अपना देश पहल। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले क्यों न्यूज में है, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया इसलिए ये न्यूज में है। और प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, तो प्रसिद्ध खिलाड़ी कहाँ के थे, तो ब्राजील के ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे आपके। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया। ये ब्राजील के निवासी थे। अर्थात ये ध्यान रखना है कि पूछ सकता है कि पेले, हाल ही में पेले का निधन हो गया, ये किस देश के थे, ये भी पूछ सकता है। हाल ही में पेले का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से ये संबंधित है। तो फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शामिल होने वाले पेले ने 21 वर्ष के करियर में 1363 मैचों में 1281 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था और इनका वास्तविक नाम जो है वो एंडसन एरेंटेस डो नोसिमिटो था। लेकिन फिलहाल आप पहले ही याद रखना, पहले से ही सवाल बच जाएगा आपका। इन्हें ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल, किंग पेले जैसी उपाधियां भी मिली थी। और इन्हीं की इतनी उपलब्धियों के में ही जैसे आप देखते हैं कि इनके 1000वें गोल की याद में सेंटोस शहर में 19 नवंबर को पहले डे भी मनाया जाता है। अर्थात प्रत्येक वर्ष पहले डे 19 नवंबर को मनाया जाता है ब्राजील में। निजात अभियान का संबंध किससे है, तो वो छत्तीसगढ़ पुलिस से है इसका अभियान। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने निजात अभियान, जिसे अमेरिकी IASP 2022 का पुरस्कार मिला है, देखो
इन छत्तीसगढ़ पुलिस ने निजात अभियान चलाया था। और इसके तहत इन्होंने क्या काम करा है, देखो इन्होंने मुक्त जो नशा मुक्त है, अर्थात कहने के लिए जो छत्तीसगढ़ पुलिस की निजात अभियान है, इसका जो संबंध था वो नशा मुक्त समाज से था। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसी बात पर ज्यादा जोर दिया था कि व्यक्ति ज्यादा व्यक्ति कम से कम, एक तरीके से देखा जाए तो कम से कम वो नशा करे। तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर चलाया, और इसी की उपलब्धि के उपलक्ष्य में ही अमेरिका की एक संस्था है आईएएसपी ने इसे पुरस्कृत भी किया है। तो ये ध्यान रखना, आईएएसपी को देखते हैं, ये जो आईएएसपी की फुल फॉर्म होती है, ये आईएएसपी, जो आईएएसपी है आपका, ये है आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस, आईएएसपी, और इसका जो मुख्यालय है वो टेक्सास अमेरिका में है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, नशा मुक्त समाज का निर्माण करना। अर्थात कहने का मतलब ये है, पूछ सकता है कि निजात अभियान का संबंध किससे है, तो निजात अभियान का संबंध है नशा मुक्त समाज से। नेक्स्ट, सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई हाल ही में। देखो, हाल ही में पहली महिला शिक्षिका जो थी वो सावित्रीबाई फुले थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका जो बनी थी वो सावित्रीबाई फुले। इनकी जयंती जो 3 जनवरी को मनाई जाती है। इनका कार्य क्षेत्र ये महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र में थी ये। और इनका जो जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के नायगांव में इनका जन्म हुआ। और 9 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह ज्योतिराव फूले से हुआ था। और 1848 में इन्होंने पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना इनके पति ज्योतिराव फूले द्वारा 1873 में की गई थी। ये पॉइंट ध्यान रखना आपको कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिराव फूले ने की थी। क्योंकि देखो 2022 का पेपर दिया होगा आपने, नहीं दिया है तो पेपर जरूर देखना उसको, और यदि नहीं देखा है आपने तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वो उसकी वीडियो बनाकर आपको डाल दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो उसे देखना। इसी सत्यशोधक समाज से 2 सवाल निकल कर आए थे 2022 वाले पेपर में। 2 सवाल इसमें सीधे सीधे पूछे थे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। दूसरा था कि सत्यशोधक समाज का संबंध किससे था। तो जो नीची जाति थी, नीची जाति को बचाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए वो चलाया गया था। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, तो एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का संबंध किससे, देखो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है, जिसके तहत जो कार्ड धारक हैं, या ये कह लो कि जो राशन कार्ड धारक हैं, से हम बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो इससे संबंधित लोग हैं उनको 1 जनवरी से, अर्थात कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ जो हुआ है वो 1 जनवरी 2023 से हुआ है। अब इसी में क्या होगा, इसके तहत जो होगा वो 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका मतलब जो राशन कार्ड धारक व्यक्तियों की संख्या है वो लगभग कितनी है, 81 करोड़ है भारत में। अब देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की स्थापना कब की गई थी, तो 10 सितंबर 2013 को की गई थी। यार इतना ही आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1 जनवरी 2023 को हुई। किसके अंतर्गत रखी जाती है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की स्थापना कब हुई थी, तो 10 सितंबर 2013 को हुई थी। और इसके तहत कितने राशन कार्ड धारकों को कवर किया जाएगा, तो 81 करोड़ राशन धारकों को इसमें कवर किया जाएगा। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, तो 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के भी कहाँ, नागपुर जिले में। और 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। थीम जरूर ध्यान रखनी है आपको। तो थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो थीम मोस्टली आपकी अक्सर पूछी जाती है। तो पीएम मोदी ने इसका जो उद्घाटन किया है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। और प्रमुख आकर्षित केंद्र क्या बना इसमें, तो प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया पूछ सकता है कि प्रमुख आकर्षित केंद्र क्या था, तो प्राइड ऑफ इंडिया। 3 चीज याद रखनी है, कहाँ हुई, थीम क्या थी, और जो आपका आकर्षित केंद्र बना वो क्या था। नेक्स्ट है, क्रोएशिया ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया। अब देखो, यूरोपीय संघ क्या है, ईयू बोलते हैं इसको शॉर्ट में, यूरोपियन संघ को। तो देखो, हाल ही में यूरोपीय संघ की मुद्रा क्रोएशिया ने अपनाया। यूरोपीय संघ की मुद्रा, देखो यूरोप का एक संघ है जिसमें लगभग 28 देश अब फिलहाल हो गए हैं। तो 28 देश हो गए, उसके साथ साथ ये आपका व्यापार क्षेत्र में कोई व्यापार करना है तो उसको कंट्रोल करता है यूरोप में आपका ज्यादातर। तो
यूरोपीय संघ का मुख्य लक्ष्य जो है वो संतुलित आर्थिक विकास और क्षेत्र में मूल्य स्थिरता के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देना है। अब इसमें कितने सदस्य देश हैं यूरोपीय में? तो यूरोपियन यूनियन में आपके 28 सदस्य हैं। पहले जो देश थे वो 27 थे। उसके बाद में 27 देश थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले भी आपके 28 देश थे, लेकिन यूके जो है वो यूनाइटेड किंगडम जो था वो इससे बाहर निकल गया, तो 27 हो गए। लेकिन अब जो हुआ क्रोएशिया, फिर से एक देश नया क्रोएशिया शामिल हो गया, तो फिर से इनकी संख्या कितनी होगी? 28। तो 28वां देश भी कौन बना है? क्रोएशिया ही बना है। और मुद्रा को अपनाने वाला कौन सा देश है? 20। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं वो सभी के सभी यूरोपियन यूनियन मुद्रा जो है यूरो यूरो को नहीं अपनाते, सभी के सभी कुछ अपनाते हैं कुछ नहीं। तो इसका मतलब 20 देश यूरो को अपनाने वाले बन गए हैं। और देशों की जो संख्या होगी इसमें इसमें 28 हो गई है। तो इसकी यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में। कब? जूरिच विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड में विंस्टन चर्चिल ने आगे बढ़कर यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप के उद्भव की वकालत की थी। मिशन 929 इससे संबंधित है। सीधा सीधा डायरेक्ट पूछ सकता है कि मिशन 929 का संबंध किससे है? तो मिशन 929 का संबंध निर्वाचन आयोग से है। और इसी मिशन 929 के तहत ही त्रिपुरा राज्य में प्रारंभ किया गया इसको। और त्रिपुरा राज्य में ये लक्ष्य रखा गया कि वहां पर जो आपका मतदान कराना है वो 90% से अधिक कराने का लक्ष्य रखा गया है। किस मिशन के तहत? तो मिशन 929 के तहत। और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा? तो मिशन जीरो। तो मिशन जीरो है शांतिपूर्ण चुनाव के लिए। और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 929 यहाँ पर चलाया गया। अब देखो भारत का जो निर्वाचन आयोग है देश में किस किस के इलेक्शन कराता है? तो लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्य विधानसभाओं के, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन यही कराता है। तो इसका मतलब कौन नहीं आया? ग्राम पंचायत, नगर पालिका। इसका मतलब जो हमारा भारत का निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग है, वो ग्राम पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता है। तो इसका मतलब कौन कराता है? इसका मतलब इसका जो इनका इलेक्शन जो कंडक्ट कराता है वो राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। तो राज्य का निर्वाचन आयोग आपका ग्राम पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट, एशियाई प्रशांत डाक संघ। तो एशियाई प्रशांत डाक संघ, अभी देखो भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो भी कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। और इस संगठन का जो मुख्यालय है वो थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, तो यहाँ पर है इस संघ का मुख्यालय। और इसके जो सचिव बने हैं वो विनय प्रताप सिंह को 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और एशियाई प्रशांत डाक संघ की स्थापना हुई थी 1961 में मनीला में। ये फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक आयोजित समारोह के तहत 1962 में की गई थी। नेक्स्ट, पहली हरित हाइड्रोजन, देखो पहली हरित हाइड्रोजन कहाँ प्रारंभ हुई है? एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। महारत्न कंपनी है। अब देखो वर्तमान में भारत में 12 महारत्न कंपनियां हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का शुभारंभ गुजरात के सूरत में किया गया है। और यह भारत का वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाया गया, अर्थात यह भारत को वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाने का भी यहाँ पर प्रयास करेगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। कहाँ हुआ? देखो अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन जो हुआ है मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है, अर्थात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ है। किससे संबंधित है? जल को लेकर। जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, इन्होंने यहाँ भी एक प्रण रखा गया है। और थीम क्या है? थीम है वाटर विजन @2047, अर्थात 2047। तो वाटर विजन @2047। विर्बो वायरस, देखो विर्बो क्या होता है? ये एक ऐसा है जीवाणु है जो, अर्थात ये कह लो कि एक ऐसा वायरस है जो वायरस को खाकर ही जीवित रहता है। अर्थात यह शब्द उन जीवों को संदर्भित करता है जो विषाणुओं को खाते हैं। अमेरिका के खोजकर्ताओं ने इसकी खोज की है। और इनके अनुसार हेलिटेरिया, ये हेलिटेरी क्या है? सूक्ष्म सिलेट से या प्रोटिस्टिस जो दुनिया भर में ताजे पानी को आबाद करते हैं, बड़ी संख्या में संक्रामक क्लोरो वायरस को खा सकते हैं ये। तो इतना ही ध्यान रखना है। कभी कभी सीधा पूछ लेता है कि एक शब्द हाल ही में न्यूज में था कि वीरो वायरस, वीरोवोर का संबंध किससे है? क्या है ये? जीवाणु है, कवक है, वायरस है? तो इससे इस तरीके से सवाल वहां पर वो पूछ सकता है आपसे।
ब्लैक राइनो के संरक्षण, तो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक संरक्षण बॉन्ड बनाया है। राइनो क्या होता है? गैंडे, जो काला गैंडा होता है उसके संरक्षण के लिए। तो हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। अब राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो यह 5 वर्षों का 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सतत विकास बॉन्ड होगा, और आबादी न बढ़ने पर भुगतान की राशि शून्य हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है, जिन क्षेत्रों में, जिन देशों में ब्लैक राइनो रहते हैं, यदि उनकी आबादी नहीं बढ़ाई गई उस वहां के देश के द्वारा, तो उसको वो राशि नहीं दी जाएगी। यही कह रहा है कि आबादी नहीं बढ़ी तो भुगतान राशि शून्य हो जाएगी। यह बॉन्ड एंडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व के लिए होगा। अब इसमें देखो और भी है कुछ। ब्लैक राइनो जो पाए जाते हैं, वो विश्व में सबसे ज्यादा जो ब्लैक राइनो पाए जाते हैं वो केनिया में, तंजानिया में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में, तथा पूरे दक्षिणी तथा पूर्वी अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। लेकिन मेनली आप इनको जरूर ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा ब्लैक राइनोज कहाँ पाए जाते हैं। और विश्व बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी 1944 में, और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और अध्यक्ष जो है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। जयदेव उनादकट, क्रिकेट से इनका संबंध है। देखो, हाल ही में रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट सौराष्ट्र टीम के कप्तान हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो जयदेव उनादकट जो थे वो किससे संबंधित है? सौराष्ट्र टीम से। और इन्होंने रणजी ट्रॉफी में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर अपना इतिहास रचा है। रणजी ट्रॉफी का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर रंजीत सिंह के नाम पर पड़ा था। और टेस्ट क्रिकेट में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले कौन थे? इरफान पठान थे। देखो, रणजी ट्रॉफी में पूछे तो जयदेव उनादकट, टेस्ट क्रिकेट में पूछे पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले इरफान पठान थे। तो देखो, घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में कई सारी ट्रॉफियां होती हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। और सारी की सारी क्रिकेट पे से ही संबंधित है, जैसे दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो ये सबके सब आपको ध्यान होनी चाहिए। अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन, तो अंडर वाटर मेट्रो जो बनेगी वो कलकत्ता में बनाई जा रही है। तो भारत की अंडर वाटर मेट्रो पश्चिम बंगाल कलकत्ता में बनाई जा रही है। और जो भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो 24 अक्टूबर 1984 को भारत के प्रथम मेट्रो के रूप में मेट्रो रेलवे कोलकाता का शुभारंभ किया गया था। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर से भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जाएगी। इसकी जो लागत है वो लगभग 120 करोड़ की है। यह सुरंग 520 मीटर लंबी होगी, जो 45 सेकंड की दूरी तय करेगी। और आंतरिक व्यास कितना है इसका? आंतरिक व्यास पूछ ले तो 5.55 मीटर, और बाहरी व्यास क्या है? 6.1 मीटर होगा। यह कोलकाता और हावड़ा शहर को जोड़ेगी, अर्थात कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने का कार्य करेगी। इस सुरंग का निर्माण यूरोप में लंदन पेरिस कॉरिडोर की तर्ज पर किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। तो मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना किससे संबंधित है? किसने जारी की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। तो हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 4 जनवरी 2023 को टीकमगढ़ जिले से इसकी शुरुआत की गई। और इसके लिए तो भूमि का अधिकार दिलवाने के लिए किसानों को, या किसी व्यक्ति की जमीन पर एक तरीके से अवैध कब्जा कर रखा है, उसको वो अधिकार दिलवाने के लिए उस व्यक्ति को सारा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और उसी के तहत वहां पर सारी कार्रवाई की जाएगी। सीधा सीधा ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश में। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, तो विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, एशिया की पहली, तो कौन सी होगी? देखो, हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है चाइना। एशिया का पहला है लेकिन विश्व का दूसरा होगा। अब फिर ये पूछेगा कि विश्व का पहला कौन है? तो विश्व में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जो चली थी वो जर्मनी ने चलाई थी। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं, एशिया का कौन या विश्व का दूसरा कौन है? चाइना। और पहला है आपका जर्मनी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का संबंध किससे? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य प्रति 5 MT अर्थात मिली मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी करनी है। अर्थात राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ही इतना कुछ काम करना है। और 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश भी यहाँ पर शामिल होगा। कुल मिलाकर जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाना है, इसके तहत ही हमें क्या करना है? हमारा उद्देश्य क्या है? 5 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता हाइड्रोजन उत्पादन करनी है, और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जीवाश्म ईंधन में आयात में कमी करनी होगी। जो हम जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? जैसे पेट्रोलियम, कोयला, गैस, ये सब क्या है आपके?
ये सब आपके जीवाश्म ईंधन की ही श्रेणी में आते हैं। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस मिशन को मंजूरी दी गई और इससे क्या होगा, इससे देखो ये भी लाभ होगा कि 6 लाख से अधिक का रोजगार भी सृजन किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड का जोशीमठ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या हुआ, आपदा स्खलन हुआ। तो हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह उत्तराखंड के चमोली के ऋषिकेश में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर अवस्थित है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यह क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। आप देखो भारत को कई भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। जैसे यदि आप देखें, देखो एक तो हटा ही दिया गया है फिलहाल, तो सिस्मिक जोन जो है ये आपका, ये कम खतरनाक होता है और यहाँ पर जो भूकंप आते हैं वो 6 और उससे कम की तीव्रता के भूकंप आते हैं। तो जो आप ये जो आपका बिलू देख रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र है आपका, इसमें कम भूकंप, इसमें कम तीव्रता के भूकंप देखे जाते हैं, ये जो क्षेत्र है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो सिस्मिक जोन 5 है, और सिस्मिक जोन सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो 8 से 9 की तीव्रता के यहाँ पर भूकंप देखे जाते हैं। जैसे आपका जो पूर्वोत्तर भारत है वो सिस्मिक जोन 5 के अंतर्गत ही आता है पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो ये आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड भी पूरा का पूरा सिस्मिक जोन में ही है। फिर आप देखेंगे इधर कुछ हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र ले लो, कुछ जम्मू कश्मीर का ले सकते हैं, और ये आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। ये आपका लद्दाख का है ये वाला क्षेत्र, लेकिन ये आपका जम्मू कश्मीर। तो ये जो क्षेत्र है आपके सिस्मिक जोन 5 में है, तो यहाँ पर अक्सर खतरनाक भूकंप आते हैं। डिजिटल बैंकिंग, क्या है डिजिटल बैंकिंग, देखो हाल ही में केरल ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा की है। अर्थात डिजिटल बैंकिंग का मतलब यह है कि पूछ सकता है कि भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन है, या डिजिटल बैंकिंग सेवाएं शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। तो पहली भारत की पहली डिजिटल बैंकिंग सेवा जो शुरू की गई है वो केरल राज्य में शुरू की गई है, और केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2015 में की गई थी, और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए केरल सरकार ने एक नया कदम उठाया है। मनप्रीत मोनिका सिंह इंपोर्टेंट होंगी। मनप्रीत मोनिका सिंह, देखो मनप्रीत मोनिका सिंह को संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो पूछ सकता है कि मनप्रीत महिला महिला जो मनप्रीत मोनिका सिंह है उनका संबंध किससे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब ये है कि भारतीय मूल की हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता, और भारतीय मूल की महिला अमेरिका में पहली सिख न्यायाधीश चुनी भी गई हैं, और इनकी नियुक्ति जो होगी अमेरिका के सबसे बड़े राज्य टेक्सास में होगी। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। अर्थात 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। और आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय जो है वो गुजरात के बड़ोदरा में है। स्थापना 1994 में हुई थी, और अध्यक्ष जो है इसके वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। तो 3-4 पॉइंट याद रखने, आईसीआईसी बैंक का मुख्यालय गुजरात के बड़ोदरा में, स्थापना 1994 में, अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है उसको, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। केसरीनाथ त्रिपाठी, तो केसरीनाथ त्रिपाठी हाल ही में वरिष्ठ भाजपा नेता केसरीनाथ त्रिपाठी का प्रयागराज में निधन हो गया, और ये 2014 से 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे। इसके साथ साथ बिहार, मेघालय, मिजोरम का भी इन्होंने कार्यभार सौंपा गया था इन्हें। द कश्मीर फाइल्स, RR, ट्रिपल आर कह लो, और गंगूबाई, इनको जो कश्मीर फाइल RR गंगूबाई हैं, इनको कहाँ दिखाया गया, इनको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। अर्थात हाल ही में द कश्मीर फाइल्स, RR द गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। और RR ट्रिपल R का गाना ये जो आपका जो आपका है, एक तरीके से देखें तो नाचो नाचो वाला जो गाना है, उसी को हाल ही में ऑस्कर भी दिया गया है। इसको आगे मैं आपको बताऊंगा भी। और उसके साथ साथ इस पुरस्कार के पहले समारोह का आयोजन कब किया गया था, तो जो ऑस्कर पुरस्कार का जो समारोह हुआ था, पहला समारोह हुआ था 16 मई 1929 को। और भारत में पहली बार कब जीता गया, तो 1983 में। तो पहली बार ऑस्कर जो मिला था वो गांधी फिल्म के लिए मिला था, अर्थात फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को दिया गया था। यह अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा, देखो सानिया मिर्जा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दिया, तो इसी वजह से ये न्यूज में भी। तो हाल ही में सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, टेनिस से है। उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, और दुबई ओपन, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये हार चुकी हैं। दुबई ओपन के बाद ये संन्यास ले लेंगी। इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अब तक।
पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा, देखो पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा कहाँ लगाएगी, तो जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, उन्होंने मणिपुर में पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। और इसके लिए देखो खर्चा कितना आया है, इसके लिए 1300 करोड़ रुपए का खर्चा आया। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया, देखो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किसकी याद में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है और इनकी 160वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया। और कहाँ आयोजित हुआ, तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो आयोजित हुआ वो कर्नाटक में आयोजित हुआ। और थीम क्या थी, थीम इंपॉर्टेंट होगी, विकसित युवा विकसित भारत। और पहला राष्ट्रीय उत्सव जो मनाया गया था वो 1995 में भोपाल में मनाया गया था। विवेकानंद की जयंती पर ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार कब मनाया गया था, तो 1984 में मनाया गया था। विश्व युवा दिवस, ये भी ध्यान रखना है कि विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1999 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है एसी चार्निया। तो एसी चार्निया कौन बने, देखो एसी चार्निया जो है वो नासा के, अर्थात नासा स्पेस एजेंसी है कहाँ की, यूएसए की। तो हाल ही में ये एसी चार्निया भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया, अर्थात नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जो नियुक्त किया गया है वो एसी चार्निया को नियुक्त किया गया है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नेक्स्ट लास्ट सवाल होगा पे, नोवाक जोकोविच कौन है, क्या काम है, देखो साल 2023 का पहला टूर खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच सर्बिया देश से हैं। तो जो टूर टूर खिताब जीता है, टूर खिताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का भी खिताब इन्होंने जीता। और यह उनके करियर का कौन सा है, 12वां खिताब है। इन्होंने अमेरिका के सेबेस्टियन बॉडी को हराया था, तो किसको हराया इसमें टूर खिताब में, अमेरिका के सेबेस्टियन बॉडी को यहाँ पर इन्होंने हराया था। तो ये तो हो जाता है आपका देखो जनवरी का करंट अफेयर्स का पार्ट 1। अब देखो यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए आपको इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको देखो कोई भी क्वेरी है, किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स को लेकर कुछ समझ में ना आया हो, करंट अफेयर समझ में ना आया हो, तो उसको लेकर तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।